अगर आप दमे के मरीज हैं तो आपके अंदर डेंगू का रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो आपके अंदर डेंगू का रिस्क ज़्यादा है। अगर आप शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज़ मेलिटस आपको है, तो आपको डेंगू का रिस्क ज़्यादा है। अगर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, तो फीमेल होना भी आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप मोटे हैं, ओबीज हैं, आपके अंदर फैट की ज़्यादा मात्रा है, तो आप डेंगू के मरीज जल्दी बन सकते हैं। अगर आपको पहले कभी DENV1 से इन्फेक्शन हो गया है, आपने ये कहते हुए सुना होगा लोगों को कि मेरे को पिछले साल जो डेंगू हुआ था ना, तो मैं जल्दी ठीक हो गया था, लेकिन इस बार जब दोबारा डेंगू हुआ तो उसने तो मेरी ऐसी की तैसी कर। आई एम डॉक्टर विनय गुप्ता। आज का जो टॉपिक हमारा डिस्कशन का रहेगा वो रहेगा डेंगू के बारे में हमने सुना जरूर है, तो उसके बारे में कितनी कम जानकारी हम रखते होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसे डेंगू बोलते ही नहीं है, इसे स्पेनिश टर्म से लिया गया था, जो किश्वाही टर्म थी जिसका मतलब था देंगी या देंगा। और आपको बताएं कि उन्होंने भी इस पूरी बीमारी का जो नाम रखा हुआ था वो था इकिदिंगा पेपो। इकिदिंगा पेपो जिसका मतलब होता था एक ऐसी बीमारी जिसमें किसी बुरी आत्मा ने शरीर में प्रवेश कर लिया है और उस कारण से ही एक व्यक्ति को दौरे पड़ रहे हैं। क्रैम्प लाइक सीजर्स बीमारी का नाम उन्होंने इकिदिंगा पेपो रखा, जिसे 19वीं सदी में इंग्लिश में ले लिया गया एज इट इज देंगा या देंगी के रूप में, जिसे वेस्टर्न इंग्लिश में या अमेरिकन इंग्लिश में देंगई के नाम से भी जाना जाता है। कि सबसे पहला केस जो रिपोर्टेड देखने को मिलता है डेंगू का या देंगी का, वो मिलता है चाइना के अंदर, चाइना के मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया के अंदर, जो आज से लगभग 1700 साल पहले 266 से 420 AD के बीच चाइना में पहला केस देखने को मिला। उसके बाद जकार्ता, कायरो और फिलाडेल्फिया ये जब डेंगी या डेंगू पहुंचा, तो 1953 में सबसे पहला, सबसे खतरनाक, जिससे इसकी डेथ किसी पेशेंट की हो जाए, वो केस फिलाडेल्फिया में 1953 में देखने को मिला। और 1970 का दशक आते आते साउथ ईस्ट एशिया में डेंगी या डेंगू की वजह से छोटे बच्चों की मौत का कारण सबसे बड़ा ये बन गया, डेंगी या डेंगू। और उसके बाद 21वीं सदी आते आते ये पूरे ट्रॉपिकल एरियाज में पहुंचता चला गया। और आज आलम यह है कि 7 कॉन्टिनेंट्स में से अंटार्कटिका को छोड़ के 6 कॉन्टिनेंट्स में डेंगी या डेंगू फीवर पाया जाता है। 100 से ज्यादा देशों में यह पाया जाता है। 390 करोड़ इसकी जद में लोग आते हैं। और 2013 की एक स्टडी के अनुसार लाख लोगों को हर साल डेंगू होता है, जिसके कारण 1000 से ज्यादा डेथ, रिकॉर्डेड डेथ पूरे वर्ल्ड में डेंगी फीवर के कारण हो जाती है। कि डेंगी या डेंगू को किस और नाम से भी बुलाया जाता है? ब्रेकबोन फीवर, ब्रेक हार्ट फीवर, बिलियस रिमिटिंग फीवर, ला डेंगी, फिलिपिन फीवर, थाई फीवर, सिंगापुर फीवर या इन्फेक्शियस थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। तो ये है छोटा सा एक इंट्रोडक्शन डेंगी का, डेंगू का, जिसे शायद अब तक आप जानते नहीं होंगे। लक्षण क्या है? लक्षण डेंगी या डेंगू के, जैसे ही ये वर्ड डेंगू फीवर या डेंगी फीवर आता है, हम सोचते हैं ये बहुत ही खतरनाक है, ये हमारी जान ले लेगा, जिसको भी डेंगी हो गया है, डेंगू हो गया। लेकिन आपको ये याद रखना चाहिए कि 80% से ज्यादा मामले तो डेंगू के या डेंगी के एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, जिसके अंदर कोई लक्षण देखने को नहीं मिलते। और मच्छर के काटने से, यानी when a mosquito containing dengue fever virus bites you और द डेंगू वायरस और डेंगी वायरस इज इनोकुलेटेड इन योर बॉडी, उस टाइम से लेकर आपके अंदर उसके लक्षण देखने को जो टाइम लग सकता है, वो टाइम 3 दिन से लेकर 14 दिन तक का हो सकता है। लेकिन ज्यादातर एवरेज टाइम पे अगर देखा जाए तो 4 दिन से 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसके लक्षण देखने को मिल सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है पॉइंट जो ये कहते हैं कि मुझे आज बुखार लग रहा है, लगता है मुझे डेंगू हो गया है, आज सुबह या कल मुझे मच्छर काटा था, मैं वहां बैठा था, मुझे मच्छर काट गया है। तो किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो आपकी बॉडी में एंटर कर गया है, उसके आपकी बॉडी में एंटर करने से लेकर पहला लक्षण आने तक के पीरियड को इनक्यूबेशन पीरियड बोला जाता है। इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? 80% ऑफ द केसेस गो इन एसिम्प्टोमेटिक, बिना किसी लक्षण के होते हैं। लेकिन जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, हेडेक होगा, आपको सिर दर्द होगा, और मोस्ट कॉमनली आंखों के पीछे होगा। सडन ऑनसेट ऑफ फीवर होगा, अचानक से आपको बुखार आने लगेगा। मसल्स और जॉइंट्स में, आपकी मांसपेशियों में और आपके जोड़ों में दर्द होने लगेगा। उल्टी जैसा फील होगा, नोजिया होगा, वॉमिटिंग, उल्टी भी आ सकती हैं। स्वॉलन ग्लैंड्स,
ग्लैंड्स होती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स जो हमारी होती हैं, जो जिससे थूक बनता है, हमारा सलाइवा बनता है, उसके अंदर स्वेलिंग आ सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या रैपिड ब्रीदिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, पेट में बहुत ज़्यादा पेन या सीवियर एब्डोमिनल पेन आपको हो सकता है, रेस्टलेसनेस, ऐसा लगता है जैसे घबराहट हो रही है, रेस्टलेसनेस हो रही है, ब्लड इन वॉमिट, उल्टी में खून आना, या फिर ब्लड इन स्टूल, जो आप स्टूल या फीसिस पास आउट करते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्यास लगना, एक्सट्रीम थर्स्ट इसका एक सिम्टम हो सकता है, पेल एंड कोल्ड स्किन, मतलब आपकी जो त्वचा है या जो आपकी स्किन है वो हल्की पीली या ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी, फीलिंग लॉट ऑफ वीकनेस, आपके अंदर कमजोरी आपको फील होने लगेगी। और इस बीमारी के मिलते जुलते जो बीमारियां हैं जिससे इसके सिम्टम्स मिलते हैं, लक्षण मिलते हैं, नंबर 1 मलेरिया, नंबर 2 येलो फीवर, नंबर 3 वायरल हेपेटाइटिस, नंबर 4 लेप्टोस्पायरोसिस एंड नंबर 5 जीका वायरस। इन 5 बीमारियों से डेंगू फीवर के लक्षण हूबहू मिलते जुलते हैं और जिस कारण से इसके तरह तरह के डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाए जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि आपको डेंगू ही हुआ है या नहीं। अब हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल कोर्स पर। उसके 3 तरह के कोर्स होते हैं, नंबर 1 फेब्राइल, नंबर 2 क्रिटिकल एंड नंबर 3 रिकवरी। फेब्राइल, जब भी किसी बीमारी के साथ फेब्राइल वर्ड आ जाए इसका मतलब वो बुखार करने वाला है, फेब्राइल है। जैसे मलेरिया है, इसे फेब्राइल डिजीज, उससे आपको बुखार आना शुरू हो जाता है। 2 से 7 दिन के अंदर ये फेज खत्म हो जाता है। 2 से 7 दिन तक फेब्राइल आपका ये जो फेज है चलता है, जिसके अंदर आपको उल्टी आने का मन, उल्टी आना, बॉडी के ऊपर रैश होना, पेन होना आपके मसल्स और जॉइंट्स में। ज़्यादातर 1 हफ्ते में लोग इससे रिकवर हो जाते हैं। कुछ लोग इससे रिकवर नहीं हो पाते और वो एंटर कर जाते हैं सेकंड फेज में, जो होता है क्रिटिकल फेज, जिसे डेंगी हैमरहेजिक फीवर या फिर डेंगी शॉक सिंड्रोम भी कहा जाता है, जिसके अंदर व्यक्ति शॉक में चला जाता है, उसके अंदर के अंगों के अंदर ब्लीडिंग होने लगती है, आंतड़ियों में या और जो अंग होते हैं, ऑर्गन फेलियर, उसके ऑर्गन फेल हो जाते हैं और उसकी डेथ तक हो सकती है। और जो सीवियर केस के वार्निंग साइंस होते हैं, जो चेतावनी देते हैं कि नाउ यू हैव एंटर्ड फ्रॉम दिस फेब्राइल फेज टू दिस क्रिटिकल फेज, वो होते हैं तेज दर्द होना पेट के अंदर, उल्टियां आना, सांस लेने में दिक्कत होना, नाक से खून गिरना, या आपके जो स्टूल्स हैं, फीसिस हैं जो आप पास करते हैं उसके अंदर ब्लड आना। और इसी फेज के दौरान आपकी प्लेटलेट्स भी कम हो जाती हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि इसको डेंगू हो गया, इसकी प्लेटें कम हो गई। दैट वर्ड प्लेट इज वेरी रॉन्गली यूज्ड इन अवर इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिकॉज द एग्जैक्ट वर्ड इज प्लेटलेट्स and the normal range of platelets for a healthy human being is 1.5 lakhs to 4.5 lakhs, but it also varies from country to country, ethnicity to ethnicity, and the environment in some in which the persons are living. अब जैसे किसी की 2 लाख, किसी की 1 लाख भी मिले, अब प्लेटलेट्स मिले तो वो भी नॉर्मल हो सकती है। तो एक रेंज होती है कि 1.5 लाख से 4.5 लाख तक प्लेटलेट्स आपकी होनी चाहिए। और अगर क्रिटिकल फेज व्यक्ति ने पार कर लिया है ठीक ठाक से तो वो एंटर कर जाता है तीसरे फेज में, जिसे कहते हैं रिकवरी फेज। इसके अंदर भी सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे बॉडी में तेज खारिश होना, इचिंग होना। कई लोग जो डेंगू से ठीक हो रहे होते हैं वो कहते हैं यार पूरी बॉडी के अंदर खारिश हो रही है, और उनकी जो धड़कनें हैं वो धीमी हो जाती हैं। अब अगर बात करें कॉम्प्लिकेशंस की, कि डेंगू केवल डेथ का कारण या रिकवरी का कारण नहीं है कि रिकवरी हो गई या डेथ हो गई, इसके अलावा भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस एक व्यक्ति में आ सकती हैं। अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को डेंगू हो जाता है तो उसे मिसकैरिएज भी हो सकती है। मिसकैरिएज होता है बच्चा गिरना, या फिर उसको ब्लीडिंग इंटरनल ऑर्गन्स में हो सकती है, जिससे उसको लाइफ लॉन्ग कोई इंजरी हो सकती है, फैटल इंजरी हो सकती है। प्लेटलेट कम हो जाना, ब्लड प्रेशर का लो हो जाना, ये कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर डेंगू के बाद देखने को मिल सकती है। कॉज, क्या कारण है डेंगू होने का या डेंगी होने का? डेंगू और डेंगी इज अ वायरल डिजीज, ये वायरस से होने वाली होती है और इसके 4 तरह के सीरोटाइप्स होते हैं। एक डेंगू के या वायरस के 4 तरह के स्ट्रेन्स होते हैं, DENV1, DENV2, DENV3 एंड DENV4। और ये जानना क्यों जरूरी है मैं आपको बताऊंगा। ट्रांसमिशन, ये जो आप जानेंगे अब पॉइंट, तो इससे आपके कई वहम खत्म हो जाएंगे। अब तक आपने सुना होगा कि डेंगू मच्छर के काटने से होता है, यही सुना है ना, लेकिन और उसमें भी आपने सुना होगा कि ये एक ही तरह के मच्छर के काटने से होता है, एडीज एजिप्टी, या फिर मलेरिया होता था फीमेल एनोफिलिस से।
लेकिन डेंगू मच्छर के काटने से होता है, ये एक कारण है, और एडीज इजिप्टी के कारण ही नहीं, एडीज की 4 स्पीशीज, उस मच्छर की 4 तरह की स्पीशीज से आपको डेंगू हो सकता है। एडीज एल्बोपिक्टस से, एडीज पॉलिनीसियंसिस से और एडीज क्यूटिलैरिस से भी आपको डेंगू हो सकता है। और आपको बताएं कि मच्छर की एक ही बाइट से, अगर वो मच्छर जिसके अंदर वायरस तैर रहा है उसके खून में और वो आपको बाइट कर ले, तो उसके एक ही बाइट से आपके अंदर डेंगू का वायरस एंटर कर सकता है। और केवल डेंगू ह्यूमन डिजीज नहीं है कि भाई सिर्फ इंसानों में ही पाई जाती है, ये मैमल्स को भी इन्फेक्ट कर सकती है, और ह्यूमन प्राइमेट्स, जो हमारे प्राइमेट्स होते हैं, वो भी इसके कैरियर के तौर पर काम कर सकते हैं। और जिस मच्छर के अंदर डेंगू वायरस प्रेजेंट होता है, उस मच्छर को इसका कोई नुकसान नहीं पहुंचता। वो एक बार इन्फेक्ट होने के बाद डेंगू वायरस से पूरी लाइफ लॉन्ग, जितनी मच्छर की लाइफ होती है, वो पूरी लाइफ अपने डेंगू को या डेंगू को स्प्रेड कर सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन, किसी भी बीमारी के फैलने के वर्टिकल ट्रांसमिशन भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन भी हो सकती है उस बीमारी की। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाती है, डेंगू से इन्फेक्टेड हो जाती है, यानी मदर टू चाइल्ड भी डेंगू आपको फैल गया। ऑर्गन डोनेशन, अगर किसी ऐसे व्यक्ति का हमने ऑर्गन ले लिया है जिसके अंदर डेंगू का वायरस प्रेजेंट है, तो दैट ऑर्गन डोनेशन कैन आल्सो लीड टू द ट्रांसमिशन ऑफ डेंगू फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स, अगर आपने कहीं से ब्लड लिया, वैसे तो आमतौर पर जब भी हम ब्लड डोनेशन के कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं तो उसको ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के वायरस के लिए टेस्ट करते हैं, हेपेटाइटिस ई, सी एटसेट्रा, मलेरियल पैरासाइट के लिए हम उसको टेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ब्लड जो हमने लिया है डोनर से और हम किसी ऐसे मरीज को चढ़ा दें जिसके अंदर डेंगू वायरस है उस ब्लड यूनिट के अंदर, और हम हेल्दी पर्सन को चढ़ा दें, तो इस ब्लड डोनेशन या इस ब्लड के उसको देने से भी उसके अंदर डेंगू हो सकता है। रिस्क फैक्टर्स, अभी तक आपने सुना होगा कि भाई मच्छर ने हमें काट लिया तो हमें डेंगू हो सकता है, लेकिन रिस्क, कौन कौन से लोग रिस्क पर हैं, जो जिन्हें डेंगू होने की संभावना सबसे ज्यादा है? जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी में रहते हैं, जैसे मुंबई, दिल्ली। आपने देखा होगा जब भी डेंगू फैलता है तो कहते हैं दिल्ली में जी 1000 केस आ गए, दिल्ली में 500 लोग मर गए एक ही कॉलोनी के। जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होती है, पुअर सैनिटेशन होती है, साफ सफाई का ध्यान रखा नहीं जाता। आपके अंदर अगर अस्थमा की बीमारी, अगर आप दमे के मरीज हैं, तो आपके अंदर डेंगू का रिस्क फैक्टर ज्यादा है। अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है तो आपके अंदर डेंगू का रिस्क ज्यादा है। अगर आप शुगर के मरीज हैं, डायबिटीज मेलिटस आपको है, तो आपको डेंगू का रिस्क ज्यादा है। अगर आप लड़की हैं, फीमेल हैं, तो फीमेल होना भी आपके लिए एक रिस्क फैक्टर है, तो आपको डेंगू होने की संभावना ज्यादा है। अगर आप मोटे हैं, ओबीज हैं, आपके अंदर फैट की ज्यादा मात्रा है, तो आप डेंगू के मरीज जल्दी बन सकते हैं। और अगर मैंने आपको बताया था 4 तरह के सीरोटाइप्स होते हैं डेंगू वायरस के, कौन कौन से? DENV1, DENV2, DENV3 एंड DENV4। अगर आपको पहले कभी DENV1 से इंफेक्शन हो गया है, आपने ये कहते हुए सुना होगा लोगों को कि मेरे को पिछले साल जो डेंगू हुआ था ना, तो मैं जल्दी ठीक हो गया था, लेकिन इस बार जब दोबारा डेंगू हुआ तो उसने तो मेरी ऐसी की तैसी कर दी, मैं ठीक ही नहीं हुआ, मेरे को आईसीयू में एडमिट करना पड़ा। बिकॉज सब्सिक्वेंट इंफेक्शंस विद फर्दर strains or serotypes of virus, that is DENV2, 3 and 4 after infection from DENV1। अगर किसी व्यक्ति को 2024 में DENV1 से इंफेक्शन हुआ है और उसके बाद उसको ठीक हो गया, रिकवर हो गया, लेकिन अगली बार उसको DENV2 से, 3 से या 4 से जब भी इंफेक्शन होगा तो वो और मरने की हालत में पहुंच जाएगा। इसका कारण ये कि जब DENV1 से आपको डेंगू होता है तो उस डेंगू के इंफेक्शन के लिए जो एंटीबॉडी बनती है, वो उस एंटीजन और एंटीबॉडी मिलके और आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और जब वो 2, 3 और 4 से आपको इंफेक्शन होता है तो वो आपके सेल्स को मिलके मारने का काम करता है, एंटीजन और एंटीबॉडी मिलके, जिसे एंटीबॉडी डीजनरेशन एनहांसमेंट का नाम यहां पर प्रोसेस का होता है, जिस कारण से ADE प्रोसेस उसको बोलते हैं, जिस कारण से ऐसा देखने को मिलता है। मैकेनिज्म ऑफ इंफेक्शन, जैसे ही आपको मच्छर काटता है जिसके अंदर डेंगू का वायरस है या डेंगू का वायरस है, वो आपके शरीर के स्किन सेल को सबसे पहले इन्फेक्ट करता है, और स्किन सेल में भी कीरेटिनोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है, और कीरेटिनोसाइट से होता होता वो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स तक पहुंच जाता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स धीरे धीरे उसको पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देते हैं, और उस दौरान वो बोन मैरो तक इंफेक्शन पहुंच जाता है। बोन मैरो सुना है आपने? बोन मैरो, जिससे आपके ब्लड सेल्स बनते हैं। बोन के अंदर
बोन ऊपर से आपको बहुत सख्त लगती है, अगर आप हड्डी कोई देखते हैं तो वो बहुत सख्त लगती है, बहुत हार्ड है, लेकिन जब आपको 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे तो उस बोन को आप अंदर से खोखला पाएंगे, खोखली होती है वो अंदर से। तो उस खोखली जगह का नेचर ने किस लिए यूज किया, आपके ब्लड के सेल्स को बनाने के लिए यूज किया। तो जैसे ही बोन मैरो में इंफेक्शन आपके पहुंच जाता है तो प्लेटलेट्स बनने बंद हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी प्लेटलेट्स डिक्रीज हो जाती हैं। कितनी होती हैं नॉर्मल प्लेटलेट्स? Yes. Otherwise, even 1 lakh platelet is also sufficient to stop the bleeding disorders in a healthy human being. But as far as medical range is concerned, that range is 1.5 lakhs to 4.5 lakhs. Diagnosis. किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए, अब जैसे इसके लक्षण आएंगे तो इसके लक्षण तो हमने बताया कि कई और बीमारियों से भी मिलते हैं, जीका वायरस से मिलते हैं, लेप्टोस्पायरोसिस से मिलते हैं, इन्फ्लुएंजा से मिलते हैं, येलो फीवर से मिलते हैं, मलेरिया से मिलते हैं। लेकिन इसको डायग्नोज करने के लिए 3 तरह के मेथड्स होते हैं। नंबर 1, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट असे, जिसके अंदर NS1 एंटीजन को हम डिटेक्ट करते हैं कि अगर NS1 एंटीजन है तो इसका मतलब उसको डेंगू हो सकता है, कंफर्म्ड नहीं है, हो सकता है। और ये कुछ दिनों 2-3 दिन के अंदर अंदर आपके सिम्टम्स आने के ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकता है। फिर कुछ दिन जब और बीतते हैं तो हमारी बॉडी IgM एंटीबॉडीज बनाती है डेंगू के लिए, और जब हम उनको डिटेक्ट करते हैं तो हमें पता लग जाता है कंफर्म्ड कि इसको डेंगू ही है। IgM का पता लगते ही हमें पता लग जाता है इसको डेंगू ही है। लेकिन अभी भी हमें यह नहीं पता कि इस व्यक्ति को कौन से वाले स्ट्रेन से इंफेक्शन है, DENV1, DENV2, DENV3, DENV4। उस सीरोटाइप या उस स्ट्रेन का पता लगाने के लिए हमारे पास होता है न्यूक्लिक एसिड टेस्ट, जिसमें हम उस RNA को ही स्टडी करते हैं, जिससे हमें पता लग जाता है कि इसको ये वाला डेंगू स्ट्रेन से इंफेक्शन हुआ है और इसका डेंगू का इंफेक्शन कितना खतरनाक है। ट्रीटमेंट तो माइल्ड सिम्टम्स, अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा माइल्ड सिम्टम्स हैं उसे किसी भी प्रकार के इलाज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई इलाज है ही नहीं। डेंगू का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है। लेकिन उन केसेस में जिसमें हल्का बुखार आ रहा है, शरीर में दर्द हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट को हम एसिटामिनोफेन की टैबलेट देते हैं, जिसे आप पैरासीटामोल के नाम से जानते हैं या डोलो के नाम से जानते हैं या क्रॉसिन के नाम से जानते हैं। डोलो, क्रॉसिन ऑल कंटेन्स पैरासीटामोल एंड द मेडिकल टर्म फॉर दिस केमिकल कंपाउंड इज एसिटामिनो। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझने की है, हम लोग बड़े समझदार होते हैं कि हमें कोई भी बीमारी होती है, कोई भी लक्षण दिखते हैं तो हम डॉक्टर के पैसे बचाने के लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। हम ना, मुझे दर्द हो रहा है, मैं जाके खुद ही गोली ले लेता हूँ, या आजकल गूगल का ज़माना है, हम गूगल करने लगते हैं कि मुझे दर्द हो रहा है, कौन सी गोली लूँ। लेकिन आपने गूगल को ये तो बताया नहीं मुझे डेंगू हो रहा है। अगर आप अपने माइल्ड सिम्टम्स के दौरान, अगर आपको बुखार है और दर्द है, ये वाली गोलियाँ ले लेंगे, एस्पिरिन, डिस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, एडविल, मॉर्टिन IB, नेप्रोक्सन सोडियम, ये सारी गोलियां आपको अगर डेंगू है और आपने ये गोली ले ली इनमें से कोई एक अपने दर्द को ठीक करने के लिए, तो यकीन मानिए कि आपकी प्लेट और घट जाएंगी, बिकॉज ऑल दीज आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, डिस्पिरिन एंड नेप्रोक्सन सोडियम आर एंटी प्लेटलेट ड्रग्स। ये प्लेटलेट के खिलाफ काम करती हैं। तो प्लेटलेट तो आपके पहले ही गिरने वाले हैं और आपने पहले ही एक ऐसी दवाई खा ली जिससे आपके प्लेटलेट गिर जाएंगे। मॉडरेट इलनेस अगर किसी को है, अगर किसी को थोड़ी सी और ज़्यादा बीमारी है लेकिन वो पानी ठीक से पी पा रहा है और अपना पेशाब ठीक से कर पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को सुपरविजन की ज़रूरत होती है। ऐसे व्यक्ति को एडमिट करके कहीं पर भी, और उसके बाद उसे दर्द की दवाइयाँ या फ्लूइड रिप्लेसमेंट, फ्लूइड रिप्लेसमेंट मतलब उसको टाइम टू टाइम ग्लूकोज या नॉर्मल सलाइन देते रहना चाहिए, ताकि उसकी बॉडी का जो वॉल्यूम है वो बना रहे और उसके अंदर पानी की कमी ना हो। प्रिवेंशन, अब ये तो था ट्रीटमेंट, लेकिन अगर हमें प्रिवेंशन करना है, कैसे डेंगू को होने से रोकना है, जितनी कोशिश हो आपको इस डेंगू के सीज़न में, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, क्योंकि अब गर्मी बढ़ने लगी, आपने देखा अब नवंबर आ गया फिर भी पसीने आ रहे हैं, सर्दी नहीं शुरू हुई है। और जितना ये वार्म क्लाइमेट रहता है उतना ही एडीज इजिप्टी और डेंगू जो वायरस है उसको फैलने का खतरा रहता है। पूरी बाजू के पूरे बदन को ढक के रखे ऐसे कपड़े आपने पहनने हैं। यूजिंग मॉस्किटो नेट, जब भी आप सोएं तो मॉस्किटो के नेट्स आपने लगा कर रखने हैं।
अगर आपको कहीं बाहर निकलना है, चाहे पार्क में या ऐसी जगह पर जहां पर मच्छर ज़्यादा हैं, तो आपको अपने शरीर पर इस ऑइंटमेंट को ज़रूर लगा लेना चाहिए। DEET ये केमिकल कंपाउंड है। अगर इस केमिकल कंपाउंड वाले आप ऑइंटमेंट को अपनी बॉडी पर लगाएंगे तो आपके पास मच्छर नहीं आएंगे। सबसे सेफ है ये। अपने आसपास इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कीजिए या ऐसे ऑर्गेनोफॉस्फेट्स का यूज़ कीजिए, केमिकल्स का यूज़ कीजिए जो उन मच्छरों को पैदा होने से रोक सके। जुलाई 2024 तक पूरी दुनिया में 2 डेंगू की वैक्सीन इस समय मरीजों को लगने के लिए अवेलेबल हैं। नंबर 1 डेंगावैक्सिया, जिसे पहले CYD या TDV वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता था, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, यूरोपियन यूनियन के नेशंस में, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में यूज़ होती है। और ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिन्हें कभी डेंगू कभी हुआ हो पहले, उन्हीं पेशेंट्स को ये वैक्सीन दी जा सकती है। और ये 3 डोजेस दी जाती हैं 6 महीने के इंटरवल पर, यानी 6 महीने बाद एक, 6 महीने बाद दूसरी और फिर 6 महीने बाद तीसरी, यानी 1.5 साल के अंतराल के दौरान आपको वैक्सीनेशन हो जाएगी। और सेकंड जो वैक्सीन है वो है क्यूदेंगा, QDENGA, क्यूदेंगा, जिसे TAK-003 के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंडोनेशिया और ब्राज़ील में अप्रूव की गई है और ये 4 साल से ऊपर के सभी लोगों को दी जा सकती है और उन लोगों को भी दी जा सकती है जिन्हें कभी डेंगू हुआ नहीं है। और ये 2 डोजेस दी जाती हैं 3-3 महीने के बाद, यानी 1 डोज दी और फिर 3 महीने के बाद दे दी। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि पूरी वर्ल्ड में डेंगू के खिलाफ अवेयरनेस फैलाने के लिए 15 जून को वर्ल्ड डेंगू डे मनाया जाता है। डेंगू के अवेयरनेस के लिए जो डे ऑब्जर्व किया जाता है वो है 15 जून। और इंडिया में नेशनल डेंगी डे या नेशनल डेंगू डे मनाया जाता है 16 मई को। तो ये आपने जाना कि ऑल द थिंग्स अबाउट डेंगू और डेंगी, द टर्म ऑफ ओरिजिन, the history of dengue, the epidemiology, the symptoms, the similar symptoms disease, the clinical course of the disease, the complications of the disease, the cause of this disease, then transmission of this disease, then risk factors of this disease, then mechanism of action, then diagnosis, then treatment, then prevention, and then vaccine. So this was the lecture on dengue fever on the occasion of this district level youth Red Cross training camp organized by Indian Red Cross Society, Haryana State branch and district branch Kathal. And thank you.